ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार की सियासत पसंद है। चिराग बिहार लौटने के लिए बेताब है। वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें बिहार वापस जाना है। केंद्र में वो ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते, बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आखिर चिराग क्या चाहते हैं। चिराग पासवान क्या चाहते हैं, ये सवाल बिहार की राजनीति में इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार वापस आना चाहते हैं, केंद्र में नहीं बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। 2013 में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया। बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। Unlike my father, who was very clear that he wants to be in the center politics, I am very clear that कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। चिराग इस तरह के बयान तब दे रहे हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव को महज चंद महीने रह गए हैं। ऐसे में उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चिराग के बयान से एक बात पानी की तरह साफ हो गई है कि वो खुद को बिहार की राजनीति में केंद्रित रखना चाहते हैं, पर सवाल है कैसे। अगली सरकार में चिराग खुद को कहां देखना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? लेकिन चिराग जिस गठबंधन में हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा, तो जाहिर है मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। खुद चिराग भी नीतीश का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। तो क्या चिराग एनडीए में रहकर नीतीश के सहयोगी बनना चाहते हैं? चिराग पासवान की चाहत पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर बिहार की राजनीति में तो वो एक अहम प्लेयर है ही, इसमें कहां कोई शक की गुंजाइश है। बिहार में पिछली बार वो हमसे अलग लड़े थे तो उसका नुकसान हुआ था, और इस बार वो पूरी तरह इकट्ठे एकजुट होके और संकल्प है उनका कि नीतीश कुमार जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो 25 से 30 फिर से नीतीश। कि जनता दल और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए, राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति को यहीं समाप्त कर दिया जाए। जेपी नड्डा की जो सोच थी, उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को हनुमान बनाना चाहती है और नीतीश कुमार जी को लंका ढाने में काम में लग गई है। वहाँ पे सर फुटअव्वल का एक बेहतरीन नायाब तरीका है कि चिराग पासवान जी बार बार बोल रहे हैं कि बिहार की प्राथमिकता है। चुनावी साल में चिराग पासवान की बिहार लौटने की चाहत ने कई सवालों के साथ संभावनाएं भी पैदा कर दी हैं। देखना ये होगा कि चिराग आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को एक बड़ा हमला बोला है उसके ऊपर। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी का झोला उठाने वाली पार्टी है। बिहार में कांग्रेस को कोई वजूद नहीं है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलक्कू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी, जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं? देखिए, कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत भी अब गर्म हो गई है। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखा हमला बोला है, तो एनडीए ने भी इसकी चुटकी ली है। पीके जी, आप ये जो झोला पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी का झोला धोती है, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी और एलजेपी ये जेडीयू का झोला धोती है और आप भी बीजेपी का ही झोला ढोते हैं। पीके कभी कांग्रेस की रणनीति बनाते थे, आज उसी कांग्रेस को कोसते हैं। पीके की राजनीति दिशाहीन और अवसरवादी है। पीके को पहले तय करना चाहिए कि वो जनसेवा करना चाहते हैं या सिर्फ अपने ब्रांड को बेचकर सुर्खियां बटोरना। रही बात कांग्रेस की, तो आज वे राजद की झोला पार्टी बनकर रह गई है। बिहार की जनता को हर बार आदरणीय नीतीश कुमार जी पसंद है। बिहार में विकास की गंगा बह रही है।
बिहार में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होना है। पॉलिटिकल ठग भी बिहार में घूम रहे हैं। जब जब जिसने भी कांग्रेस पे बिना वजह उस पे उंगली उठाई है तो उनका ही बुरा हाल हुआ है। शायद पीके भूल गए गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली बुलाई थी उसका क्या अंजाम हुआ था। दानापुर में शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। दरिंदों ने पति के सामने डांसर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घिनौनी वारदात से हर कोई हैरान है। पति के सामने डांसर से गैंगरेप, खेत में लूटी डांसर की इज्जत, हथियार के बल पर हैवानियत। दानापुर के शाहपुर इलाके में दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी। शादी समारोह में डांस करने आई महिला डांसर के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला डांसर अपने पति के साथ शादी में डांस करने के लिए आई हुई थी। डांस खत्म होने के बाद दोनों सुबह में लौट रहे थे। इसी दौरान महिला के पति ने राहगीर से दिघवारा रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा। राहगीर ने दंपति को मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। लिफ्ट देने के बहाने आरोपी उन्हें स्टेशन ले जाने के बजाय सुनसान जगह पर लेकर चला गया और अपने दोस्तों को भी बुला लिया। फिर वहशी दरिंदों ने पति को बंधक बनाकर हथियार की नोक पर डांसर की इज्जत लूटी। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी मनोज कुमार और मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे फरार आरोपी नागेंद्र कुमार की तलाश जारी है। उसी में जो पीड़िता महिला हैं और उनके पति हैं वो जब वापस जा रहे थे दिघवारा रेलवे स्टेशन के लिए, तो उसी क्रम में 3 अभियुक्त, जिसमें पहले का नाम मनोज कुमार है, दूसरे का नाम मनीष कुमार, तीसरे का नाम नागेंद्र कुमार है। ये तीनों ही अभियुक्त शंकरपुर डेरा थाना शाहपुर जिला पटना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने जब महिला वापस जा रही थी तो मौके का फ़ायदा उठाकर इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इसमें से हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें डांसर के साथ गैंगरेप की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दानापुर में डांसर के साथ घिनौनी वारदात से हर कोई हैरान है। हालांकि पुलिस ने 2 हैवान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन महिला डांसर के साथ शर्मसार करने वाली इस वारदात से महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया से सीबीआई की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है कि वो पिछले साल 5 मई को 2024 को नीट परीक्षा पेपर लीक के दौरान गुजरात में था। आपको बता दें कि गोधरा के जिस जलाशय स्कूल के एग्जाम सेंटर पर नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उस सेंटर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो मौजूद था और इस परीक्षा में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार ने परीक्षार्थियों से पेपर की डील भी करवाई थी। मामला सामने आने के बाद गुजरात पुलिस की एसआईटी ने स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट और वडोदरा के शिक्षा सलाहकार परशुराम राय और उसके सहयोगी विभोर आनंद और इसके साथ ही दलाल आरिफ बोहरा को गिरफ्तार किया था। विभोर आनंद मूल रूप से बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाला है। उसे गुजरात पुलिस ने दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया है और संजीव मुखिया के मुताबिक विभोर आनंद एक डीआईजी रैंक के पुलिस अफसर का रिश्तेदार है। पेपर लीक के दौरान संजीव मुखिया उसके संपर्क में था। आरोपी विभोर आनंद स्टूडेंट और अभिभावकों से सीधे डील करता था और उन्हें परशुराम रायके से मिलवाता था। परशुराम वडोदरा में दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए सलाह देने और वीजा फॉर्म चलाता है। जब अभ्यर्थी डील के लिए राजी हो जाते हैं तो आनंद को कमीशन मिलता था और संजीव मुखिया बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी अपना नेटवर्क चलाता है। सीबीआई की पूछताछ में पूरी होने के बाद गुजरात पुलिस गोधरा नीट यूजी धांधली के इस मामले में पूछताछ के लिए संजीव मुखिया को अपने साथ अहमदाबाद लेकर जा सकती है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच जारी विवाद में रणक्षेत्र बनता जा रहा है।
रिम्स निदेशक के फैसलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई थी और उन्हें रद्द करने के संकेत दिए थे। अब रिम्स के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग से फैसले रद्द नहीं करने की अपील की है। साथ ही विभाग को अल्टीमेटम भी दिया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। पहले रिम्स निदेशक का इस्तीफा, फिर हाईकोर्ट के दखल के बाद रिम्स निदेशक का कार्यभार संभालना, 87 डॉक्टरों को प्रमोशन देना और उस पर स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी। पिछले 2 दिनों में हुए घटनाक्रम के बाद अब रिम्स और स्वास्थ्य विभाग के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने पदभार संभालने के बाद रिम्स के 87 डॉक्टर को प्रमोशन दे दिया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नियम के खिलाफ बताया था और इस पर रोक लगाने की बात कही। सबसे पहले सुनिए स्वास्थ्य मंत्री का नाराजगी भरा वो बयान। स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि हम विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो निर्णय हुए हैं तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से प्रमोशन के फैसले को रद्द किए जाने का बयान क्या आया, रिम्स में डॉक्टरों का पारा चढ़ गया। रिम्स के डॉक्टरों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें विभागीय मंत्री से फैसला निरस्त नहीं करने की अपील की गई। साथ ही प्रमोशन रोकने पर आंदोलन करने और हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला रखने का भी अल्टीमेटम दे दिया। काम नहीं बंद करने जा रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे और काम करते हुए भी बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन करने के, हम लोग अपना काम नहीं रोकने जा रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स अब लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले रिम्स निदेशक को हटाना, फिर उनका पदभार ग्रहण करना और उसके बाद लिए गए फैसले। लगता है स्वास्थ्य मंत्री को ये सब कुछ चुभ गया। उन्होंने रिम्स को स्वास्थ्य विभाग का पाठ बताते हुए टकराव से बचने की भी नसीहत दी थी। अब पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों का मैदान में उतरना रिम्स के लिए शुभ संकेत नहीं दिखते हैं। जरूरत है इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की, ताकि रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। देश विरोधी ताकतों पर झारखंड एटीएस की दबिश जारी है। धनबाद से पहले 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और इसमें से एक और नाम जुड़ गया है, आतंकी अम्मार याशार का। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आतंकी संगठनों पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। धनबाद से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब 5वें आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम अम्मार याशार है। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े अम्मार पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हिज्ब उत तहरीर संगठन से जुड़ने का आरोप है। उसके पास से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज के साथ डिजिटल गैजेट्स और पिस्तौल कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों के यहाँ से कुछ हथियार और बहुत सारा जिसको बोलेंगे भड़काऊ लिटरेचर बरामद हुआ है, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कन्फेशन और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे और लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे और कुछ और कार्रवाई करेंगे। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंधित संगठन धार्मिक उन्माद और देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ऑनलाइन तरीके से ही लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस संगठन के तार कहां तक जुड़े हैं, इसे लेकर भी छानबीन की जा रही है। ऑनलाइन ही रेडिकलाइजेशन था, लेकिन इसमें जो बाकी कुछ लोगों की बात सामने आई है उस पर एक बार हम जांच कर रहे हैं और उसमें उनका किस तरीके का बाकी लोगों का इसमें इनकी संलिप्तता है उस पर भी जांच करें। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी अम्मार याशार को धनबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वासेपुर पंडारपाला में उसके शमशेर नगर घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर उसके आवास के पास हैं। एटीएस की आतंकी संगठन से जुड़ने को लेकर यह 5वीं गिरफ्तारी है। एटीएस की टीम लगातार आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और परत दर परत जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी उन्हें मिल रही है।
पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और देश के दुश्मनों पर नकेल कसने में जुटी हैं। धनबाद से 5 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब इंतजार है उनसे होने वाले खुलासे का, ताकि देश की शांति को भंग करने में जुटे आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में जेएमएम ने 12 सीट पर लड़ने की इच्छा जताकर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पिछली बार जेएमएम ने 7 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से किसी सीट पर उसे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा था। महागठबंधन में अभी सीट पर अंतिम फैसला होने में देर है, लेकिन सीट पर जारी संग्राम ने बीजेपी को चुटकी लेने का मौका जरूर दे दिया है। लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही झारखंड में सीट बंटवारे पर सियासी तलवार खिंचती नजर आ रही है। झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम ने बिहार चुनाव में दावेदारी जताना शुरू कर दिया है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर जेएमएम की नजर है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेएमएम ने आरजेडी के सामने 12 सीटों पर अपने लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। इस पर आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर फैसला छोड़ दिया है और बड़े भाई छोटे भाई का राग भी अलापा है। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको। वही भूमिका मैं उम्मीद करता हूं कि आरजेडी के द्वारा दिखाई जाए। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे कि कितने सीटों पर जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ेगी। जो स्थिति होगा, स्थिति के अनुकूल वहाँ बात होगी और चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक है, यहाँ हमारा महागठबंधन है, वहाँ भी गठबंधन होगा। जेएमएम को पिछले बिहार चुनाव में दरकिनार किया गया था, जिस वजह से पार्टी ने 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। किसी सीट पर उससे हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन चकाई और कटोरिया में आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा था। इस बार 12 सीट पर जताई जा रही दावेदारी पर कांग्रेस ने अभी कोई राय जाहिर नहीं की। हालांकि मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा जरूर कर दिया। इधर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सीट पर जारी सिर्फ टव्वल को लेकर महागठबंधन पर तंज कसा है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे समझ से ऐसा है कि कौन सीट कौन जीत सकता है, सिर्फ गिनती से नहीं होता है। गिनती के बाद अगर ले भी लिए, जैसा हमारा कुछ हुआ है कि हम ले लिए हैं और स्ट्राइकिंग रेट मेरा कम हो गया, जहां पर जो ज्यादा मजबूत है वो सीट उसको लड़ना चाहिए। बार्गेनिंग है, लड़ाई नहीं है, ये सीटों की बार्गेनिंग है। मैं यही कहूँगा कि इस बार बिहार में पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद को महागठबंधन के नेता कैसे सुलझाते हैं। क्या आरजेडी सीट देकर जेएमएम को साधेगा या फिर चुनाव में एक सहयोगी को खोने का जोखिम उठाएगा। फैसला जो भी हो, पूरे घटनाक्रम का बिहार चुनाव पर असर पड़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में मौसम के मिजाज ने सब कुछ हरा हरा कर दिया है। तभी तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जल जमाव से लोग परेशान भी नजर आए हैं। इस बीच कई इलाकों में आसमान से गिरे ठनके ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उफ, ये गर्मी वाली मौसम में अगर वाह ये बारिश वाला एहसास मिल जाए तो क्या कहने। जी हाँ, जमशेदपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली और दिन में ही रात का एहसास लोगों को होने लगा। उमस भरी गर्मी में झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। बहुत अच्छा लग रहा है। परेशानी हो रही थी? बहुत परेशानी, ड्यूटी आना जाना, स्कूल के लिए बच्चे लोगों को अभी बहुत राहत है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। वहीं रामगढ़ वासी को पश्चिम विक्षोभ की वजह से राहत और परेशानी दोनों का एहसास हुआ। बारिश ने तापमान को गिरा दिया, साथ ही आंधी और तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर विशालकाय पेड़ तक उखड़ गए। पतरातू के हफुआ में वज्रपात की चपेट में 3 बच्चे आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली गिरा तो तीनों फंस गया वही बिजली में, हफुआ में, तार में अचानक से जी।
गुमला जिला सहित झारखंड के 20 जिलों में अचानक से मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई और मौसम विभाग ने अगले 5 मई तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। हजारीबाग में भी दोपहर के बाद से अचानक से मौसम ने करवट ले ली और झमाझम बारिश के साथ आंधी और वज्रपात ने लोगों को डरा दिया। किसानों की परेशानी भी बढ़ चुकी है और वे अब अपनी फसल के बर्बाद होने की आशंका से परेशान नजर आ रहे हैं। हवा चल रहा था, उसके कारण पेड़ उड़ भी बहुत गिर गए हैं, फसल भी खराब हो गए। पानी की वजह से, पानी पड़ने की वजह से पूरा अंधेला छा गया था। पहले क्या मौसम था? उससे पहले धूप था, थोड़ा गर्मी था। फिलहाल पानी पड़ने की वजह से तो गर्मी में राहत मिला है। वहीं दुमका में आंधी और तूफान के साथ बारिश उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत देती नजर आई। मौसम विभाग ने हालांकि पहले से ही दुमका और आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रामगढ़ से जावेद खान, गुमला से रुपेश कुमार भगत और हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में उत्पाद विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शराब के अलग अलग मामलों में जब्त की गई सैकड़ों गाड़ियों को खुले में धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया गया है। इन गाड़ियों की न तो नीलामी कराई जा रही है, न ही इसको सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और सीतामढ़ी जिला नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में नेपाल से शराब तस्करी के मामले में भारी पैमाने पर वाहनों की जब्ती होती है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से उत्पाद विभाग की लापरवाही को दिखाने की कोशिश करते हैं कि उत्पाद विभाग ने किस तरह की लापरवाही बरती है। यह सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय उच्च पथ सड़क है और इस सड़क के किनारे ही उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त गाड़ियों को लावारिस अवस्था में छोड़ दिया गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर 4 पहिए वाहन को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है, जो शराब मामले में विभिन्न कांडों के द्वारा जब्त किए गए थे। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि उत्पाद विभाग की यहाँ घोर लापरवाही है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय उच्च पथ के नज़दीक यह वाहनों को रखा गया है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहन यह हादसे के शिकार हो सकते हैं और लोगों की इसमें जान जा सकती है। और इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी कोई ध्यान इस मामले पर नहीं है। तो कहा जा सकता है कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों की यह लापरवाही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ के सड़क के किनारे सैकड़ों की तादाद में वाहनों को छोड़ दिया गया है और इसकी चिंता किसी को नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।